डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स इन ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज़ में आपको वेलकम करती हूँ। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मोदी मेथड। तो मोदी मेथड जो है वो हमारे पास कोई इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने का मेथड नहीं है, बल्कि जो वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से हमारे पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आता है उसकी ऑप्टिमेसी चेक करने का एक तरीका है। ठीक है, तो इस वोगल्स मेथड के अंदर ये जो आपको नीचे ये दिख रहा है, देखें, ये वो सवाल है जो हमने वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से क्वेश्चन नंबर 1 किया था। ठीक है, तो ये मेरे पास बेसिकली क्वेश्चन नहीं है, ये मेरे पास उस क्वेश्चन का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है जो मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को इसमें कोई क्वेरी है कि ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किस तरह से आया है, तो आप मेरी जो मैंने वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड का क्वेश्चन 1 किया था वो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों पे आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अपनी लेक्चर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूं, लेक्चर वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन आई गारंटी यू कि अगर आपने ये लेक्चर वीडियो प्रॉपर्ली देख ली, बिना स्किप किए एक एक स्टेप इसका समझ लिया, तो उसके बाद आपको मोदी मेथड के अंदर किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आपके पास किसी भी किस्म का क्वेश्चन आए, आप उसके ऊपर मोदी मेथड अप्लाई कर लेंगे बहुत ईजिली। ठीक है, तो लंबी लेक्चर वीडियो होने की वजह से आप इरिटेट मत हो जाएगा, परेशान मत हो जाएगा। मेथड बहुत आसान है, इट्स जस्ट कि ये थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर आपको इस वक्त मोदी मेथड को सॉल्व करने के लिए एक फ्लो चार्ट गिवन होगा। ठीक है, आप चाहें तो लेक्चर वीडियो पॉज करके उस फ्लो चार्ट को पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको नहीं भी पढ़ते तो जैसे जैसे हम इसको सॉल्व करते रहेंगे आपको समझ में आता रहेगा कि हमें मोदी मेथड को किस तरह से सॉल्व करना है। यानी कि मैं आपको फ्लो चार्ट और ये क्वेश्चन साथ साथ समझाती रहूँगी। ठीक है, यानी जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली हम उस फ्लो चार्ट के अंदर जो स्टेप्स हैं उसी से करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर फ्लो चार्ट आप ना भी पढ़ें तो कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। और स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, यहाँ तक हमारे पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमने निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ तक का जो स्टेप होगा वो बिल्कुल उसी तरह से होगा जो हमने वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड के क्वेश्चन नंबर 1 में किया हुआ है। ठीक है, अब जब यहाँ तक हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाता है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हमें देखना होता है कि हमारे कितने ऑक्यूपाइड सेल्स हैं और कितने नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास कितने ऑक्यूपाइड सेल्स हैं और कितने नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऑक्यूपाइड सेल्स की बात करूं तो देखें, ऑक्यूपाइड मतलब जिनके अंदर कोई ना कोई हमने वैल्यू एलोकेट की हुई है। तो ये 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स हैं मेरे पास। इसी तरह अगर नॉन ऑक्यूपाइड सेल की बात करूं तो ये 1 2 3 4 5 6, ये भी मेरे पास कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, ये चीज़ चेक करने के बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है कि हमें चेक करना है कि कहीं ये जो मेरा सॉल्यूशन है ये डीजेनरेट तो नहीं है, यानी हमें डीजेनरेसी की कंडीशन चेक करनी होती है। अगर मेरा ये सॉल्यूशन डीजेनरेट होता है तो मुझे उसको नॉन डीजेनरेट बनाना पड़ता है, उसके बाद ही मैं उसके ऊपर मोदी मेथड अप्लाई कर सकती हूँ। लेकिन वो नॉन डीजेनरेट, अगर डीजेनरेट है और उसको नॉन डीजेनरेट बनाना है, ये एक अलग लेक्चर है। ठीक है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। फिलहाल हमें देखना है कि ये हमारा नॉन डीजेनरेट है या नहीं। ठीक है, तो हम नॉन डीजेनरेसी की कंडीशन कैसे चेक करते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में भी देखी है, लेकिन अगर आपने वो लेक्चर वीडियो मिस की हुई है तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं m+n-1। ये जो फॉर्मूला है इसका आंसर जो है वो अगर नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेट है। इस फॉर्मूले के अंदर m जो है वो नंबर ऑफ रॉज होती हैं, n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं और ये 1 तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो m अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास 3 नंबर ऑफ रॉज हैं, तो हम लिख लेते हैं इक्वल्स टू 3 प्लस n इस कॉलम। तो मेरे पास 1 2 3 4 4 कॉलम्स है, तो हम लिख लेते हैं 4 और ये -1। तो देखें 3 + 4 इज 7, 7 - 1 इज 6। तो m+n-1 का आंसर 6 आया और ऑक्यूपाइड सेल्स भी मेरे पास 6 हैं। तो ये दोनों क्योंकि इक्वल है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन मेरा नॉन डीजेनरेट है और मैं इसके ऊपर मोदी मेथड अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, ये हमारा स्टेप हो गया यहाँ तक।
अब नॉन डिजेनरेसी की कंडीशन चेक करने के बाद अगर आप फ्लो चार्ट को देखें तो उसके अंदर आपसे वैल्यूज़ असाइन करने की बात की जा रही है। तो हम वैल्यूज़ किस तरह से असाइन करते हैं कि हमारे पास जितनी भी रॉज होती हैं ना, उनको हम u की वैल्यू देते हैं। यानी कि रॉ 1 को मैं u1 बोल देती हूँ, रॉ 2 को मैं u2 बोल दूंगी, रॉ 3 को मैं u3 बोल दूंगी। इसी तरह अगर मेरे पास रॉ 4 होती तो उसको u4 u5 इस तरह से हम सिमिलरली करते रहते। ठीक है, तो ये 3 थी तो हमने u1 u2 u3 का नाम दे दिया। और जो ये मेरे पास कॉलम्स हैं उनको मैं v से नाम देती हूँ। ठीक है, तो हम लिख देते हैं v1 यानी कॉलम 1 के लिए, v2 कॉलम 2 के लिए, v3 कॉलम 3 के लिए और ये v4 कॉलम 4 के लिए। ये हमने इनको क्या नेम असाइन कर दिए हैं, या आप समझे वैल्यूज असाइन कर दी हैं। ठीक है, अब ये वैल्यूज असाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है मेरा, वो होता है कि मुझे एक चीज़ कैलकुलेट करनी होती है ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए। ठीक है, अब जो फॉर्मूला मैं लिखने जा रही हूँ वो ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए है। कि फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, फॉर्मूला मेरे पास होता है CIJ, यानी ये चीज़ मुझे क्या करनी होती है, कैलकुलेट करनी होती है। इसका फॉर्मूला है UI + VJ। इस फॉर्मूले से मेरे पास ये जो u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4 मैंने लिखे हैं उनकी वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हम ऑक्यूपाइड सेल्स की इस वक्त बात कर रहे हैं, हम नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स की इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर ये जो मेरे पास C है ना, ये मेरे पास कॉस्ट है, I जो है वो मेरे पास रॉ रिप्रेजेंट कर रहा है, J जो है वो मेरे पास कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ऑक्यूपाइड सेल की बात करूं तो मेरा पहला ऑक्यूपाइड सेल कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो अगर मैं इसको अकॉर्डिंग टू दिस CIJ वाला फॉर्मूला लिखना चाहूं तो इसका मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास है फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, तो वो बनेगा C11 यानी कि I भी 1 है J भी 1 है, तो इक्वल्स टू, देखिए मैं लिख के दिखाती हूँ, मेरे पास फॉर्मूला बनेगा C11 इक्वल्स टू UI। I मेरे पास इस वक्त क्या है 1 + VJ, V और J इस वक्त मेरे पास है 1, तो ये मेरे पास पहला ऑक्यूपाइड सेल जो ये वाला है इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर फॉर्मूला लगाऊं तो ये मेरे पास फर्स्ट रॉ और फोर्थ कॉलम है, यानी ये C14 है मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा फॉर्मूला C14 इक्वल्स टू UI की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे आएगा 1 + VJ की वैल्यू क्या है 4, तो ये मेरे पास अगला फॉर्मूला बन गया ऑक्यूपाइड सेल के लिए। ठीक है, इसी तरह अगर मैं अब इस वाले की बात करूं तो ये मेरे पास सेकेंड रॉ और थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो ये C23 बनेगा मेरे पास, तो हम लिख लेते हैं C23 इक्वल्स टू UI की वैल्यू क्या है 2 + V की वैल्यू क्या, J की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला लिख लिया C23 के लिए। ठीक है, अगला जो मेरा सेल ऑक्यूपाइड है वो ये वाला है जो कि है C24। ठीक है, तो जब मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखूंगी तो ये बन जाएगा C24 इक्वल्स टू U2 + V4, ये I की वैल्यू ये J की वैल्यू। ठीक है, फिर अगला जो मेरा ऑक्यूपाइड सेल है वो ये वाला है और उसका अगला ये वाला है, तो मैं दोनों के लिए फॉर्मूला लिख लेती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो C24 के बाद C32 यानी इस वाले के लिए फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C32 इक्वल्स टू U3 + V2। ठीक है, और इसी तरह अब ये सेल नंबर 34 है ये। ठीक है, तो यानी थर्ड रॉ फोर्थ कॉलम, तो ये C34 इक्वल्स टू U3 + V4। ये मेरे पास स्टूडेंट्स फॉर्मूलाज बन चुके हैं तमाम ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए, ये वाला फॉर्मूला मैंने लिख लिया है। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि हमें क्या करना है, हमें U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 इनको फाइंड आउट करना है। लेकिन स्टूडेंट्स मेरे पास नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन मेरे पास टोटल 7 है, जबकि मेरे पास कितनी इक्वेशंस आई हैं, यहाँ पे सिर्फ 6 इक्वेशंस आई हैं। तो इसका मतलब मेरे पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं कोई एक इक्वेशन जनरेट कर लूँ जो कि इस वक्त पॉसिबल नहीं है, मेरे इख्तियार में नहीं है, या फिर एक और कंडीशन ये हो सकती है कि मैं इस U1 U2 U3 और V1 V2 V3 V4 में से किसी एक को जो है वो आर्बिट्रेरी चूज करके उसको वैल्यू असाइन कर दूं। ठीक है, तो वैल्यू असाइन करने वाला काम हमारे लिए ज़्यादा आसान है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम किसको वैल्यू असाइन करें। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या होता है इससे पता चलेगा। देखिए, आप ये देखें कि आपके पास
जब आप U1 देखेंगे तो आप रॉ के कॉरेस्पॉन्डिंग ही बात करेंगे, ठीक है। कितनी एलोकेशन हुई हैं यहाँ पे? 2 एलोकेशन हुई हैं। U2 में आपके पास 2 एलोकेशन हैं। U3 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी आपके पास जो है वो 2 एलोकेशन है। V1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, अब ये कॉलम के लिए है तो हम कॉलम के इस तरह से चेक करेंगे, ठीक है। तो V1 के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही एलोकेशन हुई है, V2 के लिए मेरे पास एक एलोकेशन है, V3 के लिए एक है और V4 के लिए मेरे पास 3 एलोकेशन है। तो जिसके अंदर मैक्सिमम एलोकेशंस हुई हैं हम उसकी वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे V4 के अंदर मैक्सिमम एलोकेशंस हुई हैं तो हम लिख देते हैं कि लेट, यानी कि हमने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास जो V4 है वो कितना है, वो हमने 0 अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब ये जो V4 मेरे पास 0 आ गया है, तो जब मैं इस V4 की वैल्यू यहाँ रखूंगी तो इससे मुझे U1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फिर जब मैं यहाँ पे V4 को 0 रखूंगी तो U2 की वैल्यू मिल जाएगी, और इसी तरह जब मैं यहाँ V4 को 0 रखूंगी तो U3 की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि मुझे ये C34, C24 और ये C14 तो पता है ना, ये तो कॉस्ट है जो कि मुझे गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है वो V4 को 0 रख के वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये मैंने कुछ इस तरह से कॉलम बना लिए ताकि आपको जो है वो आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले V4 इस इक्वेशन में जब हम 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी U1 इक्वल्स टू C14, यानी मेरा जो U1 है वो कॉलम फर्स्ट रॉ और फोर्थ कॉलम की जो कॉस्ट है उसके इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम देखें फर्स्ट रॉ फोर्थ कॉलम तो वो उसकी कॉस्ट कितनी है, 10 है। तो हमारे पास जो U1 है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 10। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जब मैं यहाँ पे V4 को 0 रखूँगी तो जो U2 है मेरे पास वो इक्वल आ रहा है C24, यानी सेकेंड रॉ फोर्थ कॉलम, सेकेंड रॉ और फोर्थ कॉलम के अंदर जो कॉस्ट है उसके इक्वल है। तो वो कितना है मेरे पास, वो है 60, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास U2 कितना आ रहा है, U2 आ रहा है 60। और इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे जब मैं V4 0 रखूँगी तो मेरे पास जो U3 है वो किसके इक्वल आ रहा है, C34, यानी थर्ड रॉ फोर्थ कॉलम। तो थर्ड रॉ फोर्थ कॉलम में ये रहा जिसकी कॉस्ट है 20। तो मेरे पास जो U3 है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 20, ठीक है। अब मेरे पास U1, U2, U3 और V4 इन चारों की वैल्यूज़ हैं। तो उसके बाद अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, यहाँ से अगर मैं V1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या होगी, C11 माइनस U1, ठीक है। तो V1 इक्वल हो जाएगा मेरे पास C11 माइनस U1 के, ठीक है। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम की कॉस्ट, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम की कॉस्ट है यहाँ पे 19, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 19 माइनस U1 मेरा कितना आया है 10। तो 19 माइनस 10 आप करेंगे तो V1 आपके पास कितना आ जाएगा, V1 आपके पास आएगा 9। इसी तरह अब ये C23 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस वाली इक्वेशन की, तो यहाँ से अगर मुझे V3 की वैल्यू निकालनी है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, V3 इक्वल्स टू C23 माइनस U2। तो सेकेंड रॉ थर्ड कॉलम की जो कॉस्ट है, सेकेंड रॉ थर्ड कॉलम की जो कॉस्ट है वो है मेरे पास 40, ठीक है। तो 40 माइनस U2 मेरे पास कितना आया है 60। तो मेरे पास जो V3 आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है मेरे पास माइनस का 20, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, यहाँ से अगर मुझे V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये मेरे पास बन जाएगी C32 माइनस U3, ठीक है। तो थर्ड रॉ सेकेंड कॉलम की कॉस्ट, थर्ड रॉ सेकेंड कॉलम की कॉस्ट है 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 माइनस V2 मेरे पास कितना है, U3 मेरे पास कितना है 20, ठीक है। तो V2 मेरे पास आ जाएगा, जब मैं 8 में से माइनस करूँगी 20 तो ये आएगा माइनस 12। तो देखिए स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ चुकी हैं तमाम कॉस्ट V1, V2, V3, V4 और U1, U2, U3 की, ठीक है। ये तमाम की जो मैंने निकाली हैं, कॉस्ट कह रही हूँ, वैल्यूज़ मेरे पास इन सब की आ चुकी हैं। तो ये जो वैल्यूज़ मैंने निकाली हैं ये ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए निकाली हैं। अगला जो हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है कि हमें एक और कॉस्ट निकालनी है जो कि कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तमाम नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए, ठीक है। तो उसका जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो मैं लिख के आपको बता देती हूँ। नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए जो मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है उसका फॉर्मूला होता है DIJ इक्वल्स टू CIJ माइनस UI प्लस VJ। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का,
ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं तो ये देखें मेरे पास, अगर मैं इस वाले के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो ये फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, तो ये D12 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा D12 इक्वल्स टू CI क्या है मेरे पास 1, J मेरे पास क्या है 2, तो CIJ माइनस UI क्या है मेरे पास 1, और फिर ये प्लस V और J मेरे पास क्या है 2। ठीक है, तो ये मेरे पास पहले नॉन ऑक्यूपाइड सेल का फॉर्मूला बन गया। अब मैं इस वाले नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए लिखूंगी तो ये मेरे पास फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम यानी कि D13 है। तो इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या बनेगा, D13 इक्वल्स टू C13 माइनस U1 प्लस V3, ये फॉर्मूला बनेगा। फिर नेक्स्ट मेरे पास ये वाला है जो कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का है यानी D21, तो D21 का जो मेरे पास बनेगा वो क्या बनेगा, C21 माइनस U2 प्लस V1, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो मेरा अगला नॉन ऑक्यूपाइड सेल है वो ये है जो कि है D22। तो D22 के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा D22 इक्वल्स टू C22 माइनस U2 प्लस V2। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा। फिर अगला जो मेरा नॉन ऑक्यूपाइड सेल है वो ये वाला है जो कि है थर्ड रॉ और फर्स्ट कॉलम यानी कि D31। ठीक है, तो D31 के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगी तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा C31 माइनस U3 प्लस V1। ठीक है, और अगला और लास्ट जो मेरे पास है वो ये वाला है जो कि है थर्ड रॉ सेकंड कॉलम, सॉरी थर्ड रॉ और थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा D33। तो D33 का जो बनेगा वो मेरे पास बनेगा C33 माइनस U3 प्लस V3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन इक्वेशंस के ज़रिए से मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे इन सब की जो है वो कैलकुलेट करनी है वैल्यूज़। इन सब की वैल्यूज़ मेरे पास U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 ये सारी वैल्यूज़ हैं, तो मुझे D12 D13 D21 ये सब कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं पहले क्विकली इसको जो है वो लाइन्स बना लेती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ ना हो। चलें स्टूडेंट्स, ये मैंने इसको जो है वो पार्टीशन कर दिया ताकि आपको सही से समझ आए। अब देखिए हम D12 कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो हम लिख देते हैं D12 इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। तो मेरे पास फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम की जो कॉस्ट है वो कितनी है 30, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 30 माइनस U1 मेरे पास कितना आया था 10 आया था, प्लस V2। ठीक है, लेकिन V2 जो था वो मेरे पास -12 आया था, तो ये क्या आएगा -12। तो जब आप इसको अपने कैलकुलेटर के अंदर रखेंगे तो जो आपके पास D12 आएगा वो कितना आएगा, D12 आएगा आपके पास 32। ठीक है, इसी तरह अगर मैं D13 की बात करूं तो जो मेरे पास फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम की कॉस्ट है, देखिए फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम की कॉस्ट है वो है 50, तो D13 इक्वल्स टू 50 माइनस U1 मेरे पास कितना था 10, और V3 जो था वो मेरे पास -20 था, तो ये हो जाएगा -20। तो जो D13 आएगा मेरा वो कितना आएगा, जब मैं इसको कैलकुलेटर में रखूँगी वो आएगा मेरा 60। ठीक है, इसी तरह D21 अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम की कॉस्ट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की कॉस्ट है 70, तो ये हो जाएगा 70 माइनस U2 मेरा कितना था 60 प्लस V1 मेरा कितना आया था 9 आया था। ठीक है, तो ये जो आएगा मेरे पास D21 वो मेरे पास आएगा 1। ठीक है, इसी तरह जब मैं अब D22 फाइंड आउट करने जा रही हूँ तो सेकेंड रॉ सेकेंड की कॉस्ट, तो सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम की कॉस्ट मेरे पास 30 है। ठीक है, तो हम इक्वेशन के अंदर लिखते हैं D22 इक्वल्स टू 30 माइनस U2 मेरा कितना आया था 60 और V2 आया था मेरा -12। तो जब आप इसको कैलकुलेटर में रखेंगे तो जो आपका D22 आएगा वो आपके पास आएगा -18। ठीक है, अब जब आप इसका देखेंगे D31, तो D31 आपके पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की जो कॉस्ट है वो है 40। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 40 माइनस U3 मेरे पास कितना था 20, V1 मेरे पास है 9। ठीक है, तो हम जब इसको अपने कैलकुलेटर में रखेंगे तो जो D31 आएगा वो मेरे पास कितना आएगा, वो आएगा 11। ठीक है,
इसी तरह अब जब मैं D33 की बात करूँगी तो थर्ड रो थर्ड कॉलम की मेरे पास क्या कॉस्ट है, थर्ड रो थर्ड कॉलम की कॉस्ट है 70, ठीक है। तो ये हो जाएगा 70 माइनस U3 मेरे पास कितना आया था 20 और V3 मेरे पास -20 था। तो जब आप इसको कैलकुलेटर में रखेंगे तो ये हो जाएगा D33 इक्वल्स टू 70। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है और ये ग्रेटर देन 0 है। तो स्टूडेंट्स अगर मेरे पास लेट्स सपोज ये तमाम जो वैल्यूज़ आती हैं वो सबकी सब ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 आती, तो जो मेरा ये वाला सॉल्यूशन आया था यही मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन होता, सही है। लेकिन अगर हम अपनी कंडीशन देखें तो यहाँ पे मेरे पास ये जो D22 आई है, ये वाली जो कॉस्ट आई है मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नॉन ऑक्यूपाइड सेल की, वो नेगेटिव आई है। तो अगर कोई एक भी कॉस्ट मेरे पास नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब मेरा जो सॉल्यूशन है ये वाला, ये ऑप्टिमम नहीं है, इसको मुझे ऑप्टिमम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्टिमम बनाने के लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर एक क्लोज्ड लूप जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्लोज लूप जनरेट कैसे होगा, एक इस तरीके का क्लोज लूप मुझे जनरेट करना पड़ेगा कि जिस वाले की कॉस्ट नेगेटिव आई है यानी D22 की आई है ना, तो आपके पास 22 कौन सा आ रहा है, आपके पास 22 ये वाला है, ठीक है। तो मुझे एक ऐसा क्लोज लूप जनरेट करना पड़ेगा जो इस D22 से स्टार्ट हो, ये जो ऑक्यूपाइड सेल्स आ रहे हैं मेरे, इनमें से गुजरता हुआ वापस इस D22 पे ही आके ख़त्म हो, ठीक है। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करती हूँ कि मुझे अब एक ऐसा क्लोज लूप जनरेट करना है जो इस नेगेटिव जो मेरा सेल आई है जिसकी वैल्यू उससे स्टार्ट हो, ये जो ऑक्यूपाइड लूप्स हैं इनसे गुजरे और दोबारा इसी जिसकी नेगेटिव वैल्यू आई है इसी के ऊपर जो है वो आके स्टॉप हो जाए, वो ही मेरा क्लोज लूप कहलाता है। और इसी टाइप का एक लूप मुझे जनरेट करना है इस सॉल्यूशन को ऑप्टिमम बनाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक सवाल आपके दिमाग में यहाँ पे ये आ सकता है कि फ़िलहाल यहाँ पे तो मेरे पास एक ही कॉस्ट ऐसी है जो कि नेगेटिव आई है, अगर मेरे पास एक से ज़्यादा कॉस्ट होती जो कि नेगेटिव आ जाती तो फिर मैं किस वाली कॉस्ट को लेती। तो फिर स्टूडेंट्स जो लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू आती है ना, आप उस वाले कॉलम को या उस वाले सेल को सेलेक्ट करके उससे स्टार्ट करते हो अपना लूप जनरेट करना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे लूप जनरेट करना है, उसके लिए आप देखें यहाँ से मुझे स्टार्टिंग लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं लूप जनरेट कर रही हूँ उसके अंदर भी मेरे पास एक कंडीशन आप समझ लें होती है। वो क्या होती है कि जो मेरे ऑक्यूपाइड सेल है ना, मैं अपने लूप की डायरेक्शन सिर्फ वहीं पर चेंज कर सकती हूँ। नॉन ऑक्यूपाइड सेल के अंदर मैं कभी भी अपने लूप की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब मुझे शुरू भी यहीं से करना है और ख़त्म भी यहीं पे करना है। तो मेरे पास दो कंडीशंस हैं, या तो मैं इस सेल से अगर स्टार्ट हूँ तो या मैं यहाँ मूव कर सकती हूँ या मैं यहाँ मूव कर सकती हूँ। तो स्टूडेंट्स मैं पहले आपको यहाँ मूव करके दिखाती हूँ कि क्या मेरा लूप बनेगा या नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ मूव करती हूँ तो देखें ये मैंने यहाँ पर मूव किया, और अब अगर मैं ऊपर या नीचे जाती हूँ तो मेरे पास क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी मुझे टर्न लेना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि ये एक नॉन ऑक्यूपाइड सेल है तो मैं यहाँ टर्न तो ले ही नहीं सकती, इसका मतलब कि पहले ही में ये फेल हो गया, मुझे यहाँ पर जो है वो नहीं मूव करना, ठीक है। अब मैं यहाँ मूव कर लेती हूँ। अब अगर मैं यहाँ मूव करती हूँ तो ये मेरे पास, मैं यहाँ तक स्ट्रेट लेके आऊँगी, ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि या तो मैं यूँ मूव कर सकती हूँ या तो मैं यूँ मूव कर सकती हूँ। तो पहले मैं यूँ मूव करके चेक कर लेती हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ पे मूव करूँगी तो अब मुझे क्या है, अब मुझे टर्न करने, अच्छा ये जो मैं ऊपर गई हूँ वो मैं कैसे ऊपर जा सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे पास एक ऑक्यूपाइड सेल है। तो ऑक्यूपाइड सेल है तो इसका मतलब मैं टर्न करके ऊपर भी जा सकती हूँ, मैं टर्न करके नीचे भी आ सकती हूँ। तो मैं पहले ऊपर की कंडीशन चेक करती हूँ। मैं ऊपर गई तो ऊपर दोबारा मेरे पास एक ऑक्यूपाइड सेल आया। अब इस ऑक्यूपाइड सेल की वजह से मैं दोबारा अपने लूप को इस तरह से टर्न कर सकती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अपने लूप को इस तरह से टर्न करूँ तो ये अब स्ट्रेट आएगा। अब ये यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये एक नॉन ऑक्यूपाइड सेल है, तो इसका मतलब अब इसको स्ट्रेट ही आना पड़ेगा। अब ये दोबारा स्ट्रेट आया, अब इसको यहाँ पे भी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये एक नॉन ऑक्यूपाइड सेल है। तो अब इसको दोबारा यहाँ स्ट्रेट आना पड़ेगा। तो जब ये स्ट्रेट आया तो ये एक ऑक्यूपाइड सेल है, ठीक है। अब इस ऑक्यूपाइड सेल में ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, तो ये नीचे आया,
ठीक है, मेरा लूप नीचे आया। लेकिन जब मेरा लूप नीचे आया तो ये दोबारा से एक नॉन ऑक्यूपाइड सेल है और यहाँ पर ये अब अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ये यूं नीचे ही जा सकता है, जबकि मुझे वापस कहाँ जाना था, मुझे इस 30 के ऊपर वापस आना था। तो इसका मतलब कि मैं ऊपर भी मूव नहीं कर सकती। ठीक है, अब हमारा जो लूप था वो कहाँ तक आ गया था, वो यहाँ तक आ गया था। यहाँ से स्टार्ट करके हम यहाँ तक ले आए थे उसको। ठीक है, अब यहाँ तक लाने के बाद अब मैं नीचे मूव करके देखती हूँ। तो देखें, यहाँ पे मेरे पास लूप की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक ऑक्यूपाइड लूप है। तो मैं इसको अब यहाँ पर नीचे लेके आती हूँ। ठीक है, अब नीचे लाने के बाद अगेन ये एक ऑक्यूपाइड लूप है, तो मैं इसकी डायरेक्शन दोबारा ऐसे टर्न कर सकती हूँ। तो मैंने इसको टर्न किया, ये एक नॉन ऑक्यूपाइड लूप है, तो यहाँ से अब ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, ये स्ट्रेट जाएगा और इस लूप में आएगा, सॉरी इस सेल में आएगा। ठीक है, और इस सेल में क्योंकि ये एक ऑक्यूपाइड मेरे पास सेल है, तो इसका मतलब ये अपनी डायरेक्शन टर्न करके ऊपर जा सकता है। तो ये दोबारा से ऊपर आया और देखिए ये वहीं आके रुक गया जहाँ पर मेरे पास जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। ठीक है, तो इसका मतलब कि मेरा जो लूप जनरेट हुआ है वो ये जनरेट हुआ है। ठीक है, मैंने आपको पूरा प्रॉपर चेक करके दिखाया है कि लूप मैंने किस किस तरह से जनरेट करने की पॉसिबिलिटीज थी और कहाँ कहाँ से मैंने चेक किया, लेकिन मेरा लूप किस तरह से जनरेट हुआ है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक और बात कि आपके पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो मेरे पास एक ही लूप जनरेट हुआ है। कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जहाँ पे आपके पास मतलब मोर देन वन लूप जनरेट हो रहे हैं और दोनों ही सही जनरेट हो रहे हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप कौन से लूप को लेके उसके ऊपर वर्किंग करना चाहते हो। ठीक है, आप कोई सा भी लूप फिर उठा सकते हो, ले सकते हो। तो यहाँ पे अब हमारा यही वाला लूप बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टास्क होता है ना हमारा, वो ये होता है कि हमें इन लूप के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू असाइन करनी होती है, या वैल्यू तो नहीं, साइन कहेंगे हम। ठीक है, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ होता है ना, वहाँ पे तो हम हमेशा पॉजिटिव ही साइन असाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो टास्क होता है मेरा, वो मेरा क्या होता है कि मुझे ऑल्टरनेट साइन बनानी होती है। यानी जैसे यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिए ना, अगली मैं नेगेटिव लूंगी, फिर उसकी अगली पॉजिटिव, फिर उसकी अगली नेगेटिव, फिर उसकी अगली पॉजिटिव, फिर उसकी अगली नेगेटिव, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो जहां जहां मेरे पास लूप में टर्न आया है वहां वहां मुझे साइन असाइन करनी है। तो स्टार्ट में तो हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं, फिर यहाँ तक आने के बाद मेरे लूप ने टर्न किया है, इस लूप से मेरे लूप ने मतलब इस सेल से मेरे लूप ने टर्न किया है, तो मैं इसको एक नेगेटिव वैल्यू असाइन कर दूंगी। ठीक है, इसी तरह फिर ये यहाँ आया और फिर यहाँ इसने दोबारा टर्न किया है, तो मैं इस वाले सेल को एक पॉजिटिव वैल्यू असाइन करूंगी। ठीक है, क्योंकि अभी नेगेटिव किया है तो अब पॉजिटिव ऑल्टरनेट हमें असाइन करनी है ना। ठीक है, फिर ये स्ट्रेट यहाँ तक गया और फिर इस वाले सेल में इसने दोबारा अपनी डायरेक्शन चेंज किया, तो यहाँ पे अब क्योंकि मैं पॉजिटिव पिछली थी मेरी, तो ये ऑल्टरनेट जनरेट करनी है, तो ये नेगेटिव। ठीक है, ये मैंने साइंस असाइन कर दी अपने तमाम उन जगहों पे जहाँ पे मेरे लूप ने टर्न लिया है। सही, इसके बाद अब जिन जिन लूप में, मतलब जो जो मेरा लूप है उसके अंदर आप देखें कहाँ कहाँ पे एलोकेशन हुई है और कौन कौन सी एलोकेशन हुई है। तो देखिए यहाँ पे एलोकेशन हुई है 7 की, यहाँ पे हुई है 2 की, यहाँ पे हुई है 8 की, यहाँ पे हुई है 10 की। तो इस पूरे में सबसे मिनिमम एलोकेशन कौन सी है उसको चूज कर ले। मिनिमम एलोकेशन मेरे पास कौन सी हुई थी, 2 की हुई थी। ठीक है, तो अब चूज तो कर लिया। इसके बाद अब इस 2 के साथ हमें क्या करना है, तो अब इस 2 के साथ हमें ये करना है कि जहां जहां प्लस है वहां वहां हम इस 2 को ऐड करेंगे और जहां जहां नेगेटिव है वहां वहां से हम इस 2 को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इसके लिए मुझे दोबारा से ये जो ये है पूरा, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आपको आगे स्टेप समझाती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक ऐसा ही टेबल दोबारा से रफली जल्दी से बना लिया है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना था कि हमें उस 2 को जहाँ जहाँ आया था वहाँ पे असाइन करना था। तो देखिए ये अब आप लोग को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास लूप है ही नहीं, यानी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ की वैल्यू मैं दोबारा एज इट इज़ लिख देती हूँ 5। अगली जो है वो मेरे पास है ये 2। तो यहाँ पे भी क्योंकि मेरे पास लूप जनरेट हुआ ही नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ पे भी एज इट इज़ आ जाएगा 2। अब मेरे पास जो लूप आया था वो इस 30 वाले यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कुछ नहीं है, 0 है, तो 0 + 2 विल बिकम 2। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरे पास कोई साइन नहीं है तो यहाँ की वैल्यू 7 मेरे पास आ जाएगी एज इट इज़। फिर यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब 2 है, 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो मैं अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगी। ठीक है, फिर अब नीचे वाले को देखिए, यहाँ पे मेरे पास प्लस है और ये 10 है, तो 10 + 2 विल बिकम 12। तो ये हो जाएगा मेरे पास 12। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है
यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर यहाँ पे है 8 और नेगेटिव साइन है, तो मतलब 8 में से मुझे 2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब मैं करूँगी तो 6 बचेगा, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब ये जो मेरा नया ये जनरेट हुआ है ना, ये मेरा नया इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आया है। ठीक है, अब मुझे इस इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के साथ क्या करना है कि दोबारा से मुझे इसकी जो है वो कैलकुलेशन करनी है। कौन सी कैलकुलेशन करनी है, ये वाली कैलकुलेशन करनी है। CIJ यानी सबके ये जो है CIJ, ये वाली कैलकुलेशन सबकी दोबारा से करनी है इस सेल को, मतलब इस न्यू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को लेते हुए। और ये वाली जो कैलकुलेशन आई थी ना DIJ वाली, यानी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये मुझे दोबारा से कैलकुलेट करनी है इस वाले सॉल्यूशन के मुताबिक। तो अब हम क्विकली ये वाला काम करेंगे। ठीक है, तो क्विकली जब हम ये वाला काम करेंगे ना, देखिए मेरे पास क्या था, मेरे पास था CIJ इक्वल्स टू, मेरे पास क्या फॉर्मूला था, CIJ इक्वल्स टू UI प्लस VJ। ये मेरा किसके लिए था, ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए था। ठीक है, तो जब मैं इस वाले ऑक्यूपाइड सेल के लिए ये लिखूंगी तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास बन जाएगा 19, क्योंकि 19 की कॉस्ट है, इक्वल्स टू U1 प्लस V1। ठीक है, इसी तरह जब मैं इस वाले के लिए लिखूंगी तो ये मेरे पास बन जाएगा 10 इक्वल्स टू U1 प्लस V4। स्टूडेंट्स अब मैं जल्दी जल्दी ये वाला फॉर्मूला इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप पहले I और J के रिस्पेक्ट से लिखें, यानी जैसे पिछला अभी मैंने आप लोग को इस तरह से करके दिखाया ना, आप इस तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए लिख रही हूँ कि मैंने आप लोग को ये चीज़ समझा दिया। तो अब हम क्विकली ये वाले काम करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं जब इसके और इसके लिए लिखूंगी तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा 30 इक्वल्स टू U2 प्लस V2। फिर स्टूडेंट्स अगली जो मेरे पास बनेगी इस 30 के बाद, वो नेक्स्ट वाले के लिए बनेगी 40 इक्वल्स टू U2 प्लस V3। फिर उसके बाद जो बनेगी वो अगले इस वाले सेल के लिए नहीं सॉरी इस जी स्टूडेंट्स अगली मेरी इसी वाले के लिए बनेगी। ठीक है, तो वो जो बन रही है वो बन रही है 8 इक्वल्स टू U3 प्लस V3। और उसके बाद इस वाले के लिए जो बनेगी वो बनेगी 20 इज इक्वल्स टू U3 प्लस V4। अब सॉरी स्टूडेंट्स, ये वाली जो इक्वेशन है इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये आपके पास बनेगी 8 इक्वल्स टू U3 प्लस V2। ठीक है, अब अगेन मेरे पास वही सेम सिचुएशन आ गई है, क्या कि मेरे पास नंबर ऑफ अननोन जो है वो 7 है, जबकि नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है वो 6 हैं। तो मुझे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, किसी एक को वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, असाइन करनी पड़ेगी। तो वैल्यू असाइन करने के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास देखें V1 इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास सिर्फ एक एलोकेशन हुई है, V2 के करस्पॉन्डिंग 2 एलोकेशन हुई है, V3 के करस्पॉन्डिंग 1 और V4 के करस्पॉन्डिंग 2 एलोकेशन हुई हैं। ठीक है, U1 में अगर मैं देखूं तो 2 एलोकेशन है, U2 में भी 2 हैं और U3 में भी 2 एलोकेशन हैं। तो जितनों में भी 2 एलोकेशन हैं उनमें से किसी भी एक को हम आर्बिट्ररी सेलेक्ट करके अब क्या कर सकते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं। तो मैंने U1 सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ से U1 को जो है वो 0 वैल्यू दे दी है। ठीक है, तो जब मैंने U1 को 0 कहा तो मेरे पास यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाएगी। तो V1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आएगी, मेरे पास V1 आ जाएगा इक्वल्स टू 19। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरे पास U1 है तो V4 मेरे पास आ जाएगा सिंपली, यहाँ से कितना आ रहा है मेरे पास, V4 आ रहा है मेरे पास 10। ठीक है, फिर इसी तरह अब मेरे पास जो है वो अगली मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ अगली वैल्यू इसकी। ठीक है, मुझे U3 चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो मैं U3 फाइंड आउट कर सकती हूँ यहाँ से कैसे, कि 20 माइनस V4, और V4 मेरे पास कितना है 10। तो ये जब मैं करूँगी 20 माइनस 10 तो मेरे पास ये बनेगा 10। ठीक है, देन नेक्स्ट अब मेरे पास क्या है, V1 V4 और U1 U3 आ चुका है। तो अब मैं कौन सी वैल्यू कौन सी इक्वेशन सॉल्व कर सकती हूँ, ये वाली कर सकती हूँ। U2 के लिए चाहिए मेरे पास नहीं है, यहाँ ये वाली सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास V2 आ जाएगा कैसे, 8 माइनस U3। तो V2 इक्वल्स टू 8 माइनस U3 दैट इज़ 10। तो ये मेरे पास आएगा -2। ठीक है, तो इसी तरह V2 भी मेरे पास आ गया। अब जब V2 आ गया है तो क्या मेरे पास U2 मौजूद है, मेरे पास
U2 मौजूद नहीं है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन मैं सॉल्व करके U2 निकाल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास V2 मौजूद है। तो यहाँ से मेरे पास जो U2 आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 30 माइनस V2 दैट इज -2। तो 30 और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 32। ठीक है, और फिर ये वाली जब मैं इक्वेशन सॉल्व करूँगी तो यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, V3 की आ जाएगी। तो V3 क्या आएगा, V3 इक्वल्स टू 40 माइनस U2। तो U2 क्या है मेरे पास 32, तो 40 माइनस 32 विल बिकम 8। ठीक है, तो ये मेरे पास कैलकुलेशन हो गई है इस फॉर्मूले की। ठीक है, अब मुझे जो मेरे नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स हैं यानी कि ये वाले, इनके लिए मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है इन वाले के लिए जो नॉन ऑक्यूपाइड हैं। ठीक है, तो उसका हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था, जो कि क्या हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था DIJ इक्वल्स टू CIJ माइनस UI प्लस VJ। ठीक है, तो मेरे पास जो नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स हैं अब वो कौन से हैं, ये वाला है, ये वाला जो कि है D12। ठीक है, तो इसके लिए जब मैं फॉर्मूला लिखूंगी तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा D12 इक्वल्स टू C12 माइनस U1 प्लस C2। ठीक है, इसी तरह मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ कि क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ। आपको फॉर्मूला बनाना अब समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो जब आप निकालेंगे D12 के लिए तो वो बनेगा आपके पास, जो इक्वेशन के अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे वो आएंगी 30 माइनस 0 माइनस 2। तो आपके पास जो आएगा वो आएगा कितना, 32। इसी तरह अब जब आप D13 निकालेंगे तो वो उसकी इक्वेशन आपके पास वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद बनेगी 50 माइनस 0 प्लस 8 और ये आएगा आपके पास 42। इसी तरह अब जब आप अगले नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए निकालेंगे तो वो आपका कौन सा है, ये 70 वाला है। ठीक है, यानी कि 21। तो D21 के लिए जब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे ना फॉर्मूला बना के, तो वो इक्वेशन बनेगी 70 माइनस 32 प्लस 19। तो ये आंसर आएगा आपके पास 19। फिर अगला मेरा नॉन ऑक्यूपाइड कौन सा है, ये वाला जो कि है D24। ठीक है, तो D24 की जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वैल्यूज़ रखने के बाद वो बनेगी 60 माइनस 32 प्लस 10। तो ये आपके पास बनेगी 18। अगला मेरे पास है D31। तो D31 की जो मेरे पास बनेगी वो मेरे पास बनेगी 70 माइनस, नहीं सॉरी 40 है ना ये, सॉरी 70 नहीं 40। तो 40 माइनस 10 प्लस 19, तो ये आपके पास आएगा 11। और अब लास्ट वाले की अगर मैं निकालूं जो कि है D33, तो वो आपके पास बनेगी 70 माइनस 10 प्लस 8। तो जब आप इसको कैलकुलेटर में रखेंगे तो ये बनेगी 52। तो ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो ग्रेटर देन क्या आई हैं, 0 आई हैं। इसमें अब आपके पास कोई एक भी वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं आई है। तो इसका मतलब कि ये जो मेरा सॉल्यूशन आया है ये मेरा अब ऑप्टिमम सॉल्यूशन आया है। क्यों, क्योंकि मेरे पास ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई है नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स की, वो क्या आई है, सबकी सब पॉजिटिव आई हैं। तो अब इस वाले की मैं मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी निकालूंगी और इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी लिखूंगी। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि मेरा जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन आया है वो क्या आया है, वो मेरा आया है जो हमने एलोकेशन की थी जिस तरह से वो हम लिखते थे वही लिखेंगे। यानी x11 इक्वल्स टू 5, x14 इक्वल्स टू 2, x22 इक्वल्स टू 2, x23 इक्वल्स टू 7, x32 इक्वल्स टू 6 और x34 इक्वल्स टू 12। तो मैं क्विकली ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे लिख लेती हूँ। x11 कितनी एलोकेशन की है हमने, 5 की। x14 कितनी एलोकेशन थी, 2 की। फिर x22 में कितनी की एलोकेशन की है, 2 की। फिर x23 में कितने की एलोकेशन की है, 7 की। फिर x32 में कितने की थी, 6 की। और x34 में कितने की एलोकेशन हुई है, 12 की। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्टिमम सोल्यूशन है। अब मुझे अगर इसकी मिनिमम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट निकालनी है तो वो हम कैसे निकालते हैं, 5 × 19 प्लस 2 × 10 प्लस 2 × 30 प्लस 7 × 40 प्लस 6 × 8 प्लस 12 × 20। तो जब आप इसको अपने कैलकुलेटर में रखेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 743। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब अगर आपको याद हो तो वोगल्स मेथड से हमारा जो आंसर आया था वो आया था 779। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास कितनी कॉस्ट जो है वो हमने इस मेथड को लगा के कम कर ली। 779 से हम किस पे आ गए, 743 पे। इस 743 का जो मतलब है ना, वो ये मतलब है कि इतनी कॉस्ट तो आपने खर्च करनी ही करनी है इस वाले की जो हमारा क्वेश्चन था उसकी सप्लाई और डिमांड को पूरा करने के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप चाहें तो आप कॉस्ट खर्च कर सकते हैं, लेकिन इससे कम आपके पास खर्च नहीं हो सकती, इतनी तो आपने करनी ही पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है वो लेक्चर था मोदी मेथड का। आई होप आपको मोदी मेथड जो है वो क्लियर हो गया होगा और अब इस मोदी मेथड के अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। स्टिल मैं कहती हूँ कि अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।